सिपाही ने जवाब दिया। जी मैम, अभी भेजते हैं। दिल्ली वापस पहुंचकर अदिति ने सीधे फॉरेंसिक लैब का रुख किया। रात के 2:30 बजे का समय था, लेकिन उसकी आंखों में एक पल की भी नींद नहीं थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सिर झुकाते हुए कहा, मैम, हमने स्कैनिंग में रुमाल के बीच एक बेहद पतला कागज पाया है, जो महीन सिलाई में छिपा था। अदिति की सांस तेज हो गई। निकालो। धीरे धीरे उस कपड़े की सिलाई काटी गई। अंदर से पीले रंग का, बहुत महीन, लगभग चिट्ठी जैसा कागज निकला। उस पर कुछ हाथ से लिखा था। इंक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द साफ दिख रहे थे। ग्राम रावलपुर, 1989। दस्तावेज, ज़मीन घोटाले के सबूत। पात्र, कर्नल राघव प्रताप, रघुवीर चौधरी, रमेश तिवारी। अदिति का सिर चकरा गया। ये तीनों मारे गए लोग। और उनका नाम इतने साल पहले इस घोटाले में? उसने दोबारा पढ़ा। साक्षी, सुरेंद्र रावल। यानी उसका चाचा। इसलिए उसे मारा गया, अदिति ने धीरे से कहा। और अब कोई इस सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। तभी फॉरेंसिक अफसर बोला, मैम, इस पेपर पर एक और नाम है। शायद दस्तखत में राकेश लिखा है। अदिति की आंखें सिकुड़ गईं। राकेश कौन? उसी वक्त अदिति का फोन फिर बजा। अनजान नंबर। उसने उठाया। हेलो? भारी, जानबूझकर बदली हुई आवाज। दूर रहो अदिति, वरना वही अंजाम होगा जो तुम्हारे चाचा का हुआ था। अदिति ने सख्ती से कहा। तुम कौन हो? दूसरी तरफ एक डरावनी हंसी। मैं वही हूं, जिसे तेरे चाचा ने बेनकाब करने की कोशिश की थी। और अब तुझे भी खामोश करूंगा। कॉल कट गया। अदिति की उंगलियां कांप गईं। पर उसका मन और मजबूत हो गया। मैं डरूंगी नहीं। सुबह होते ही उसने अपनी टीम को बुलाया। देखो, रघुवीर, रमेश, राघव, तीनों लोग इस ज़मीन घोटाले में शामिल थे। उनका राज कहीं लिखकर मेरे चाचा ने छुपाया था। इसलिए उसे मारा गया। एक सिपाही ने पूछा, मैम, तो अब कौन उन्हें मार रहा है? अदिति ने गहरी सांस ली। शायद वो आदमी, जो तब भी इस साजिश में शामिल था। और अब बचा हुआ सच मिटाना चाहता है। नाम, राकेश। उसने तुरंत रिकॉर्ड चेक कराए। दिल्ली में राकेश नाम के तमाम लोगों की लिस्ट निकलवाई। लेकिन फिर एक नाम उभरा। राकेश मेहरा, जो उन दिनों तहसील में क्लर्क था और अचानक करोड़पति बन गया था। अदिति ने दांत भींच लिए। यही होगा। टीम को लेकर वो राकेश मेहरा के फार्म हाउस पहुंची। सुरक्षा गार्ड थोड़े घबराए। मैम, साहब तो घर में ही हैं। कहा? ऊपर वाले कमरे में। अदिति ने गन निकाली। कोई भागने न पाए। वो सीढ़ियां चढ़ी। रात भर की थकावट उसके पैरों में थी। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आग थी। इस बार ये राज सामने लाकर रहूंगी। कमरे का दरवाज़ा उसने लात से खोला। सामने वही लंबा आदमी। काले कपड़े, टोपी और हल्की लंगड़ाहट, जिसे वो सीसीटीवी में देख चुकी थी। आदमी ने उसकी ओर घूरा। अदिति रावल। राकेश मेहरा, तुम गिरफ्तार हो। राकेश ने हंसते हुए कहा। तुझे क्या लगा, मैं इतना आसान हूं? उसने जेब से पिस्तौल निकाली। अदिति ने भी फौरन गन तानी। दोनों आमने सामने। तुमने मेरे चाचा को क्यों मारा? अदिति चीखी। राकेश की आंखों में पागलपन था। क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल करने वाला था। उसने घोटाले की पूरी फाइल छुपा ली थी। और अब बाकी सबूत मिटाने के लिए कत्ल पे कत्ल। राकेश हंसा। ताकि कोई गवाह न बचे, कोई राज न बचे। अदिति ने गुस्से से कहा। तेरा खेल खत्म। राकेश ने गोली चलाने की कोशिश की। लेकिन अदिति की गोली पहले चल चुकी थी। राकेश का हाथ घायल हो गया। पिस्तौल गिर गई। सिपाही दौड़कर अंदर आए।
राकेश को दबोच लिया गया। अदिति ने गहरी सांस ली। खामोश साया, अब तुम मेरे सामने हैं। राकेश की आंखों में डर उतर आया। मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं। अदिति ने उसकी गर्दन की ओर झुककर कहा। बोलना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरे चाचा की नहीं, सच की लड़ाई है। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था, अब बच नहीं पाएगा। अध्याय 8, सच की गवाही। राकेश को हथकड़ी लगाकर पुलिस वैन में बैठाया गया। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो अदिति ने पहली बार देखा था। उसने सिर झुका रखा था, जैसे समझ गया हो कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी। अदिति उसके सामने बैठी। वो चाहती थी कि राकेश खुद अपना गुनाह कबूल करे, ताकि अदालत में पुख्ता सबूत रहे। उसने शांति से कहा, राकेश, पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही सच बोल दो, वरना बाद में बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर एक लंबी सांस ली। तुम्हें क्या लगेगा, अदिति? मैं अकेला था? अदिति का दिल धक से रह गया। मतलब? राकेश ने आंखें घुमाकर 1989 में सिर्फ मैं और तेरे चाचा नहीं थे उस सौदे में। कई और बड़े नाम शामिल थे। अदिति ने आंखें सिकोड़ लीं। कौन? राकेश हंसने लगा। एक अजीब, खोखली हंसी। तेरे जैसे लोग सोच भी नहीं सकते कि नेता, अफसर, बिल्डर, पुलिस सब उस ज़मीन के खेल में शामिल थे। अदिति की सांस रुक गई। सब? हाँ, और तुम्हारा चाचा उस सब को एक्सपोज करने वाला था। इसलिए उसे खामोश कर दिया। अदिति ने मुंह भींच लिया। बाकी 3 लोगों को क्यों मारा? राकेश बोला। क्योंकि उन सबको शक था कि कहीं उन्होंने पुराना कोई कागज संभालकर तो नहीं रखा। मुझे हर नाम मिटाना था। एक एक करके। अदिति के गले में जैसे कांटा फंस गया। उसने अपनी डायरी में नोट किया। 1989 घोटाले में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल। राकेश ने फिर कहा, मैं ही क्यों जेल जाऊं? मैंने जो किया, वो सबके कहने पर किया। अदिति ने सख्ती से कहा, सबकी बारी आएगी, सबका हिसाब होगा। राकेश ने एक गहरी, हारी हुई नज़र से उसे देखा। तू सोचती है, सबको पकड़ सकेगी? अदिति की आंखों में आग थी। हाँ, एक एक को पकड़ूंगी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही अदिति ने राकेश का बयान रिकॉर्ड कराया, डीएनए सैंपल मैच कराया और सारे फोरेंसिक सबूत कोर्ट के लिए जमा कराए। उसने अपनी टीम से कहा, ये केस अब अकेले कत्ल का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। जितने लोग शामिल हैं, सभी के नाम सामने लाओ। उस रात अदिति अपने घर पहुंची तो थकावट से टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसका दिमाग फिर भागने लगा। मेरे चाचा ने जो हिम्मत दिखाई थी, क्या मैं भी उतनी हिम्मत दिखा पाऊंगी? सुबह होते ही उसने अपने सीनियर को पूरी रिपोर्ट दी। सीनियर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यकीन है कि इतने बड़े नाम शामिल हैं? अदिति ने कहा, सर, सबूत सामने हैं। ये लाल रुमाल सिर्फ कातिल का सिग्नेचर नहीं था, बल्कि सबूत छिपाने का जरिया भी था। सीनियर ने कुछ पल सोचा। अगर ये सच निकला, तो बहुतों की कुर्सी हिल जाएगी। अदिति ने नजरें मिलाकर कहा, सर, सच्चाई के लिए कुर्सी भले हिल जाए, पर इंसाफ नहीं रुकना चाहिए। सीनियर ने सिर हिलाया। ठीक है, अदिति, आगे बढ़ो, जो जरूरी हो करो। अदिति की आंखों में संकल्प चमक उठा। थैंक यू, सर। रात को फिर उसका फोन बजा। अनजान नंबर? उसने झटके से उठाया। कौन? दूसरी तरफ धीमी आवाज। अब भी सोचती हो, खेल खत्म हो गया? अदिति सिहर गई। तुम कौन हो? मैं वही, जिसने राकेश को भेजा था। अदिति के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब?
वो आवाज फुसफुसाई। खेल अभी शुरू हुआ है। कॉल कट गया। अदिति की उंगलियां कांप गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक और साया। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। चाहे कितने भी साए हों, मैं हारूंगी नहीं। उसने पुलिस वायरलेस उठाया। टीम, अलर्ट रहना। खेल अब असली चाल में बदल रहा है। दिल्ली की रात फिर से खामोश मगर बेहद खतरनाक थी। अध्याय 9, अगला मोहरा। रात के सन्नाटे में अदिति के मन में जैसे सैकड़ों सवाल उठ खड़े हुए थे। राकेश की गिरफ्तारी के बाद भी कोई अनजान शख्स उसे फोन करके चुनौती दे रहा था। खेल अभी शुरू हुआ है। उसने अपनी टीम को तुरंत अलर्ट पर रखा। हर पुलिस स्टेशन में उस आवाज की रिकॉर्डिंग भेजी गई ताकि कोई उसकी पहचान निकाल सके। पर अदिति जानती थी, ये आदमी बहुत चालाक था। सुबह ऑफिस पहुंचते ही अदिति को एक नया इनपुट मिला। साइबर टीम ने बताया, मैम, कॉलर का सिग्नल एक पुराने गेस्ट हाउस से ट्रेस हुआ है। कहाँ? अदिति ने झट पूछा। करोल बाग के पास, रॉयल लॉज। अदिति ने झट से गाड़ी निकाली। टीम तैयार रहे। शायद ये कातिल का अगला ठिकाना है। करोल बाग की गलियों में वो गेस्ट हाउस बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था। टूटी सीढ़ियां, फटी दीवारें, कमरों में सस्ते पर्दे और रिसेप्शन पर ऊँघता हुआ लड़का। यहाँ कोई नया गेस्ट रुका है? अदिति ने सख्त लहजे में पूछा। लड़का घबरा गया। मैडम, रोज तो आते रहते हैं। नाम? राकेश के कोई साथी या कोई संदिग्ध? लड़का रजिस्टर पलटने लगा। मैडम, कल रात एक आदमी आया था। नाम लिखा, रवि कुमार, पर आईडी फर्जी लग रही थी। अदिति की आंखों में चमक आ गई। रूम नंबर 305। अदिति ने इशारा किया। 2 सिपाही साथ चलो। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। कमरे के बाहर कदम थम गए। दरवाजा अंदर से बंद था। अदिति ने हल्की आवाज में कहा, दरवाजा तोड़ो। एक झटके में दरवाजा टूटा। भीतर धुएं की गंध थी, जैसे कोई कुछ जला रहा हो। कमरे में एक आदमी खिड़की से बाहर भागने ही वाला था। काले कपड़े, चेहरे पर मास्क। अदिति ने चीख कर कहा, रुको। उसने पलटकर देखा, फिर खिड़की से छलांग लगा दी। सिपाही भी पीछे दौड़े, पर वो संकरी गलियों में खो गया। अदिति ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा, फिर निकल गया। कमरे की तलाशी ली गई। बिस्तर पर जले हुए कागजों की राख पड़ी थी। अदिति ने हाथ से थोड़ी राख अलग की। एक कोने में कागज का बचा टुकड़ा दिखा, 1459। उसका दिल धक से रह गया। ये वही केस नंबर है, मेरे चाचा का केस। यानी वो आदमी इस फाइल के बाकी हिस्सों को मिटाने आया था। अदिति ने टीम से कहा, कोई भी सीसीटीवी फुटेज, गली के कैमरे, आसपास की दुकानों के डीवीआर, सब चेक करो। सिपाही बोले, जी मैम। रात होते होते रिपोर्ट आई। एक कैमरे में उस संदिग्ध की हल्की झलक मिली। वही लंबा, काले कपड़े, मास्क और पैर में हल्की लंगड़ाहट। अदिति की आंखों में आग सी भर आई। यही असली मास्टरमाइंड है। उसने वायरलेस पर कहा, सुनो, दिल्ली के सभी थानों में उसकी फोटो भेजो। कल सुबह से हर एंट्री पॉइंट, हर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सील रहेगा। सिपाही बोले, मैम, समझ गए। घर लौटकर अदिति देर तक छत पर बैठी रही। दिल्ली की हवा ठंडी थी, पर उसका दिल धधक रहा था। इतने सालों बाद वो आग, जिसने उसके बचपन की मासूमियत जला दी थी, फिर उसकी जिंदगी में लौट आई थी। माँ की आवाज़ याद आई, बेटा, डरना मत। उसने आंखें बंद कीं, मानो माँ की गोद महसूस कर रही हो। मैं डरूंगी नहीं, उसने फुसफुसाया। तभी उसका मोबाइल फिर बजा।
वही अनजान नंबर। उसने तेजी से उठाया। हेलो? दूसरी तरफ वही भारी, धीमी आवाज। अदिति, तुम हार जाओगी। ये खेल तेरे बस का नहीं। अदिति ने दांत भींच कर कहा। तुझे पकड़ कर रहूंगी। उस आवाज में अजीब ठंडापन था। देख लेना, अगला कत्ल तुझे तोड़ देगा।